हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज के टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम्स में देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब ये इनइक्वालिटीज है क्या? जैसा कि ये वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है और वो है इक्वल। तो कोई चीज अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो बराबर है, और इनइक्वालिटीज मतलब वो बराबर नहीं भी हो सकती है। तो इसमें मेजरली आप जानते हैं कि कुछ सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग होता है। ये है ग्रेटर दैन सिंबल, लेस दैन सिंबल, इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। तो हो सकता है आपको कोई स्टेटमेंट दी गई हो, ए इज ग्रेटर दैन बी, या फिर a इज लेस देन b, या फिर a इज इक्वल टू b, या फिर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। a b से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। a इज लेस देन और इक्वल टू b, a b से लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब या तो ये सिंबल्स जो आपको दिए गए हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस में इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, या तो ये सिंबल्स डायरेक्टली दिए गए हो सकते हैं, या फिर कोई और सिंबल दिया गया हो सकता है। जैसे कि a@b मीन्स a इज ग्रेटर दैन b, a#b मीन्स a इज लेस दैन b, वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपको जो भी कंक्लूजन्स में दिया गया है स्टेटमेंट्स के अनुसार, उसे हमें जांचना है। कैसे? आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे लर्न करते हैं। पहले तो इसकी डायरेक्शंस देखें। 5 क्वेश्चंस के लिए आपको यहां डायरेक्शंस दी गई हैं। इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स। दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी और उसके बाद में 2 कंक्लूजन्स दिए गए होंगे। गिव आंसर एज A if only conclusion 1 follows, B if only conclusion 2 follows, C if either conclusion 1 or 2 follows, D if neither conclusion 1 nor 2 follows, E if both conclusions 1 and 2 follow। इसे हम जरा शॉर्ट में लर्न कर लेते हैं। देखिए 5 चॉइसेस यहां पर आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं वो बैंकिंग के एग्जाम्स में पाए गए हैं। तो ओनली 1 follows, only 2 follows, either 1 or 2 follow, neither 1 nor 2 follows, both 1 and 2 follow। तो कह सकते हैं only 1, only 2, either neither both, only 1, only 2, either neither both। ये पहले 5 क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं चॉइसेस के लिए। जरूरी नहीं है कि अगले 5 क्वेश्चंस के लिए ये सेम ही दी गई हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इन्हीं चॉइसेस का प्रयोग हुआ है। लेकिन आप हमेशा इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस पढ़ें, उसमें जो भी आपको चॉइसेस दी गई हैं उसके अनुसार ही अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दी हैं L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N, N इज ग्रेटर देन P। 3 स्टेटमेंट्स हैं। इन तीनों को मर्ज या कंबाइन करने की कोशिश कीजिए। देखिए L इज ग्रेटर देन M, ये पहली स्टेटमेंट। दूसरी M इज ग्रेटर देन N, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। तीसरी N इज ग्रेटर देन P, ये तीसरी स्टेटमेंट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सिर्फ और सिर्फ एक अकेली इक्वेशन या स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक बार अपनी जानकारी के लिए जान लें, सबसे ग्रेटेस्ट कौन हुआ? L, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ? P। तो L हेयर इज द ग्रेटेस्ट एंड P हेयर इज द स्मॉलेस्ट, या लीस्ट भी बोल सकते हैं। अब यहां पर देखें कंक्लूजन्स, L इज ग्रेटर देन P। क्या L P से बड़ा है? बिल्कुल, L ग्रेटेस्ट है और P स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब कंक्लूजन 1 जो है वो इस इक्वेशन में से हम बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। सेकंड दिया गया है M इज ग्रेटर देन P। क्या M P से ग्रेटर है? बिल्कुल है। M सेकेंड हाइएस्ट है, P लीस्ट है, सबसे कम है। तो इवन सेकेंड इज करेक्ट। तो क्योंकि दोनों 1 और 2 करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, आवर आंसर हियर इज चॉइस E। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज ग्रेटर देन B। चलिए इसे लिख लेते हैं। B इज इक्वल टू H, H इज ग्रेटर देन G। तो अब आपके पास में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स मर्ज करके एक सिंगल स्टेटमेंट बनती है
या सिंगल इक्वेशन बनती है। अब इसमें अगर आप देखें तो A जो है वो हाईएस्ट है और G लीस्ट है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, आपको रफ में भी लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो कंक्लूजन 1 एक बार जांचते हैं, A इज ग्रेटर देन G। देखिए A जो है वो तो हाईएस्ट है और G जो है वो लीस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो डेफिनेटली A इज ग्रेटर देन G यहां पे करेक्ट है। A इज ग्रेटर देन H, A B से ग्रेटर है जो कि H के इक्वल है, तो A H से भी ग्रेटर हुआ। तो सेकंड कंक्लूजन भी सही है। सो बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलो। हालांकि ये देखना बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको एक मेथड सजेस्ट करना चाहूंगा, और वो है कि आप या जो भी A B H G यहां पर दिए गए हैं इनको वैल्यूज असाइन कर दें। वैल्यूज असाइन कर दें मतलब इन्हें कुछ नंबर्स दे दें। देखिए मान लेते हैं A है 100 और क्योंकि A B से बड़ा है तो B को हम रख देते हैं 90। अब क्योंकि B H के इक्वल है तो H भी बन गया 90, और क्योंकि H G से ग्रेटर है तो जरा G को रख दो 80। तो ये क्या बना, 100 इज ग्रेटर देन 90 विच इज इक्वल टू 90 विच इज ग्रेटर देन 80। अब A इज ग्रेटर देन G, 100 इज ग्रेटर देन 80, बिल्कुल सही। A इज ग्रेटर देन H, 100 इज ग्रेटर देन 90, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, H इज लेस देन J। एक बात का ध्यान रखें, हम हमेशा ग्रेटर देन सिंबल का ही प्रयोग करेंगे। तो अगर कहीं पर दिया गया है A इज लेस देन B, तो इसे घुमाकर आप लिख दें B इज ग्रेटर देन A। इससे क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहती है कि सभी रिलेशन, सभी कंपैरिजंस सिर्फ एक ही सिंबल द्वारा आप दिखा रहे हैं या समझ रहे हैं, और वो है ग्रेटर देन। H इज लेस देन J, तो चलिए इसे घुमा दें। H इज लेस देन J का मतलब हुआ J इज ग्रेटर देन H। F is less than H, which means H is greater than F. I is less than equal to J, which is equal to K. एक बात समझ में आई कि J और K तो इक्वल हैं, ये वाला पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया। अब क्योंकि I लेस देन इक्वल टू J है तो J ग्रेटर देन इक्वल टू I होगा। अब यहां पर तो कहीं पर हम I को एडजस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि I कि जो भी वैल्यू है उसका कंपैरिजन H और F के साथ नहीं दिया गया, तो आप अलग से इसे लिख लें, J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू I। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप इन सभी लेटर्स को एक न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई नंबर असाइन कर दीजिए। तो K को मान लिया 100, तो J भी 100 हो गया क्योंकि K और J बराबर हैं। तो H को मान लीजिए 90 ताकि 100 इज ग्रेटर देन 90 क्योंकि J इज ग्रेटर देन H, और F को मान ले 80 ताकि कह सकें कि 90 इज ग्रेटर देन 80, H इज ग्रेटर देन F। अब नीचे वाली स्टेटमेंट में J को तो आपने 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो I क्या हो सकता है? देखिए ये दो स्टेटमेंट्स इसमें से डिराइव हो सकती हैं, एक J इज ग्रेटर देन I और दूसरा J इज इक्वल टू I। ये आइदर और यहां पर बन रहा है इनका, इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना दी गई, J इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू I। तो अगर तो इक्वल है तो I की वैल्यू आ जाएगी 100। अगर J ग्रेटर है I से तो I 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 100 से कम है। तो चलिए इसको ले लेते हैं 99 टू 75, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी I की। अब पहला स्टेटमेंट जरा जांचते हैं, ये कहता है H इज ग्रेटर देन I। अब H को आपने यहां पर क्या वैल्यू असाइन की है, देखें 90, और I की वैल्यू क्या है भाई, 99 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है। तो H इज ग्रेटर देन 99 तो नहीं हो सकता, हाँ 75 हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं कि I की वैल्यू क्या है, तो हम पक्के तौर पर यहां पर यह नहीं कह सकते कि कंक्लूजन 1 जो है वो सही तरीके से डिराइव की जा सकती है इन स्टेटमेंट से। तो चलिए सेकंड जांचते हैं, I इज ग्रेटर देन F। अब देखिए I और F की भी यहां पर कोई तुलना नहीं की गई है। I जैसा कि पहले कहा 99 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। अगर I 99 है, F तो पक्का हमने 80 लिया हुआ है, तो कह सकते हैं 99 इज ग्रेटर देन 80। अगर I 75 है तो वो तो ग्रेटर नहीं होगा 80 से, तो उसमें फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि I और F का आपस में यहां पर कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए कंक्लूजन 2 जो है वो भी फॉलो नहीं होता है।
So neither one nor two follows. Choice D is the correct answer. Next question देखिए, A is less than B. उल्टा करते हैं इसको. B is greater than A. B is less than C means C is greater than B. C is less than equal to D means D is greater than equal to C and D is equal to E. तो फिर ये आपके सामने स्टेटमेंट बन के आ रही. तो अब यहां पर आप चाहें तो फिर से वैल्यूज दे सकते हैं. E को 100 कर दें तो D भी 100 बन गया. तो C या तो D के इक्वल है या फिर C जो है वो D से छोटा है, क्योंकि D C से बड़ा है, तो हो सकता है कि C 90 हो. B 80 कर दें, क्योंकि चाहे C 100 हो चाहे 90 हो, इसकी वैल्यू 80 से तो बड़ी ही होगी. और A को कर दें 70. अब इसके अनुसार आप इन कंक्लूजन्स को जांचें. पहली कंक्लूजन है B इज लेस देन इक्वल टू E. B क्या है? 80. E क्या है? 100. तो पक्की बात है कि B इज लेस देन 100. ये इक्वल टू कैसे आ गया? इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब 1 इनकरेक्ट है. अब यहां पर एक दुविधा आएगी कि हाँ B कम से कम लेस देन E तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर B लेस देन E दिया गया होता तो ये हमारा पक्का कंक्लूजन होता. मगर दिया गया है कि B इज लेस देन और इक्वल टू E. इसका मतलब B का E से इक्वल होने के भी चांसेस हैं. अब वो तो यहां पर हो नहीं सकता है, तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है. सेकेंड देखें, B इज लेस देन E. पक्की बात है जी, B इज 80 और ये पक्का पक्का 100 से कम है. तो कंक्लूजन 2 जो है वो पक्का फॉलो होती है, 1 फॉलो नहीं होती. तो चॉइस B हमारा सही उत्तर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज ग्रेटर देन M विच इज ग्रेटर देन Q. ये स्टेटमेंट हमने ले ली. अगली स्टेटमेंट लेते हैं, Q इज ग्रेटर देन Z विच इज ग्रेटर देन N. ये भी आ गया, सीधा सीधा हो गया भाई ये तो. अब पहली कंक्लूजन बोल रही है M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z. भाई M इज ग्रेटर देन Z ये तो समझ में आता है, इक्वल टू कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर आप चाहें यहां पर फिर वैल्यूज असाइन कर दें. P इज ग्रेटर देन M, 100 इज ग्रेटर देन 90, M इज ग्रेटर देन Q, Q इज इक्वल टू 80, Q इज ग्रेटर देन Z, सो Z इज इक्वल टू 70, Z इज ग्रेटर देन N, तो N इज इक्वल टू 60. अब 100 इज ग्रेटर देन 70 ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन क्या इक्वल टू है? भाई 100 और 70 कभी इक्वल तो हो नहीं सकते. तो इसीलिए ये कंक्लूजन 1 जो है ये फॉलो नहीं कर पाएगी. 2 देखें, N इज लेस देन P. N की वैल्यू 60, लेस देन P की वैल्यू 100. 60 इज लेस देन 100. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो 2 अलोन कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स. चॉइस B इज द करेक्ट आंसर विच सेज कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. चलिए 6 to 10 ये नेक्स्ट सेट है 5 क्वेश्चंस का. इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं एक बार देखते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स, ये C समझ लें, परसेंटेज समझ लें, डॉलर समझ लें, एट द रेट समझ लें, आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो. PCQ means P is either smaller than or equal to Q. So P is either smaller than or equal to Q. जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूं, हम हमेशा ग्रेटर देन सिंबल का प्रयोग करेंगे, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. तो लेस देन का सिंबल है तो उल्टा कर दें जी, साइड्स बदल दें और बीच का सिंबल बदल दें. सो इट मींस दैट Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P. दूसरा, P% मींस P इज स्मॉलर देन Q. P इज स्मॉलर देन Q, P इज लेस देन Q. घुमा दें, Q इज ग्रेटर देन P. तीसरा, P@Q मींस P इज इक्वल टू Q. सो P इज इक्वल टू Q, ये हमारे सामने आ गया. चौथा, P*Q मींस P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q. सो P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, ये तो साफ साफ आ गया. पांचवा, $Q मींस P इज ग्रेटर देन Q. सो P इज ग्रेटर देन Q, ये भी बन गया. Now in each of the following questions, assuming the given statements to be true, find which of the two conclusions 1 and 2 given below them is or are definitely true. So give answer as if only conclusion 1 is true, if only conclusion 2 is true, either, neither, both. तो ये वही फॉर्मेट है, only 1, only 2, either, neither, both. तो 6 क्वेश्चन देखते हैं जी. M%T, बस यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपका एक स्टेप बढ़ गया कि परसेंट जो है वो कौन सा सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है. परसेंट हम जानते हैं, इट मींस
smaller than. So m is less than t, जिसे हम घुमा के लिख सकते हैं t is greater than m. दूसरा $T अब यहां डॉलर का मतलब क्या लगाया गया है, देखिए ग्रेटर देन. सो t here is greater than k. तीसरा KCD, तो KC का यहां पर जो मतलब निकल रहा है either smaller than और equal to. तो K is either less than और equal to D. इसे घुमा दें तो बन गया D is either greater than और equal to K. इसे यहां ले लें, D is either greater than और equal to K. तो भाई यहां पर इनको मर्ज करके या कंबाइन करके कोई सिंगल इक्वेशन तो हमें नहीं मिल पा रही है. तो इसका मतलब यहां पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज आने वाली है. तो वैल्यूज असाइन करते हैं. T को लिया 100, M को लिया 90. 100 इज ग्रेटर देन 90. T 100 ले चुके हैं हम. K 95 भी हो सकता है या फिर 80 भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. लेकिन 100 जो है वो 95 से लेकर 80 तक आप कोई भी वैल्यू अगर असाइन कर दें K को तो भी 100 उससे बड़ा ही होगा. D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K. मान लेते हैं K अगर 95 है तो D 96 भी हो सकता है ग्रेटर देन, या फिर 95 भी हो सकता है इक्वल टू. K अगर 90 है तो D 91 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है इक्वल टू. या K अगर 80 है तो D 81 भी हो सकता है या फिर 80 भी हो सकता है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू. तो इस हिसाब से देखते हैं, जरा कंक्लूजन्स को हम जांचते हैं. जांचिए $T. डॉलर का मतलब यहां पर क्या है, ग्रेटर देन. सो T हमने कितना लिया है 100 और D क्या क्या हो सकता है, देखिए 80 से लेकर 96 तक हमने लिया है. सो 80 to 96 कोई भी वैल्यू ले लें तो भी 100 इज ग्रेटर देन 80 to 96 और डॉलर का मतलब निकल कर भी ग्रेटर देन आ रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं. तो बिल्कुल ठीक है, ये तो कंक्लूड किया जा सकता है, ये निकल कर सामने आ रहा है. सेकेंड $D. तो D हमने लिया है 80 to 96 और M हमने लिया है 90. तो अगर D 96 है तो दैट इज ग्रेटर देन 90. अगर D 80 है तो दैट इज नॉट ग्रेटर देन 90. तो ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि सेकेंड कंक्लूजन यहां पर आएगा. पहले का पक्का है. सो आवर आंसर है वुड बी चॉइस A which says only conclusion one follows. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं. F@B. ये क्या बना, एट द रेट का मतलब है यहां पर इक्वल टू, तो कह सकते हैं F इक्वल टू B. B%N. परसेंट का मतलब क्या है यहां पर, स्मॉलर देन. इसे हम उल्टा कर देते हैं, N इज ग्रेटर देन B और $H. डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन. सो N ग्रेटर देन H. अब इन स्टेटमेंट्स को मर्ज करके या कंबाइन करके देखते हैं कि कितनी कम से कम स्टेटमेंट्स में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये एक चीज आ रही है हमारे सामने, वो है N इज ग्रेटर देन B. ये सेकेंड स्टेटमेंट. B इज इक्वल टू F. भाई अगर F इज इक्वल टू B तो B इज इक्वल टू F. और क्योंकि H का B और F से कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया है, तुलना नहीं की गई है, तो इसे अलग से लिखते हैं N इज ग्रेटर देन H. तो बस हमारे पास में यही दो स्टेटमेंट्स बन के आ रही हैं गिवन 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद में. कंक्लूजन्स को जांचिए. $F. अब डॉलर क्या है, देखिए ग्रेटर देन. तो एक बार चाहें तो आप यहां पर वैल्यूज असाइन कर दें, इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी. N को ले लें 100, क्योंकि ये B से बड़ा है तो B को 90 मान लीजिए. 100 इज ग्रेटर देन 90 और B और F बराबर है तो F को भी 90 मान लीजिए. अब यहां पर N तो 100 ले ही चुके हैं, तो H क्या हो सकता है, 95 भी हो सकता है और 85 भी हो सकता है. ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखिए हमें B और H का कंपैरिजन पता नहीं है. तो H अगर 95 है तो B से बड़ा हो सकता है, हालांकि 95 होने पर भी N H से बड़ा ही रहेगा, और H 85 होने पर B से छोटा हो सकता है क्योंकि B 90 है, और यहां पर भी N जो कि 100 है वो 85 से बड़ा ही रहेगा. तो आप दोनों तरह की वैल्यूज लें. अगर B आपने 90 माना है और H और B की कोई तुलना नहीं की गई है, कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया है, तो H की एक वैल्यू B से ज्यादा ले लें और H की एक वैल्यू B से कम ले लें. कंक्लूजन्स जांचिए.
एन डॉलर एफ, डॉलर है ग्रेटर देन, तो एन है यहां पर 100 और एफ है 90, तो 100 इज ग्रेटर देन 90, ये बिल्कुल सही है। कंक्लूजन 1 विल डेफिनेटली फॉलो। एच डॉलर 5, अभी अभी हमने लर्न किया डॉलर जो है वो ग्रेटर देन सिंबल है, तो एच अगर 95 है तो एफ 90 है, तो 95 तो ग्रेटर होता है 90 से, मगर एच की वैल्यू 85 भी हो सकती है और एफ यहां 90 है, तो इसका मतलब कि एच जो है वो 90 वो एफ से बड़ा नहीं है। 85 इज नॉट ग्रेटर देन 90, तो सेकंड डज नॉट अप्लाई, क्योंकि 95 की वैल्यू से एच ग्रेटर देन एफ आ रहा है, लेकिन 85 की वैल्यू से एच लेस देन एफ आ रहा है। बराबर भी हो सकते हैं जी, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर एस्ट्रिक्स एम या आर स्टार एम, ये स्टार का साइन यहां पर क्या कह रहा है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एम एट द रेट के, एट द रेट के आपको यहां पर बता रहा है इक्वल टू, तो एम इज इक्वल टू के सी जे, ये जो साइन है सिंबल है सी का यहां पर, ये आपको बता रहा है आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसको हम उल्टा कर देते हैं, सो जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। अब चलिए इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, जितना भी कंबाइन हो पाए, तो उसमें इतना ही कंबाइन हो पा रहा है कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू के, एंड J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K। अब इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट तो बन नहीं पा रही। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि R और M का J से एज सच कोई रिलेशन है नहीं, कोई तुलना दी नहीं गई, तो यहां पर आपको वैल्यूज जो है वो जरा सोच समझ के लेनी पड़ेंगी ताकि आपको ढंग से ये रिलेशन समझ में आए। तो चलिए R ले लीजिए 100, तो अगर तो 100 M से ग्रेटर है तो M बनेगा 90, अगर 100 m के इक्वल है r तो m को 100 बनना चाहिए। अब इसी तरह से अगर m फर्स्ट केस में 90 है तो k 90 होना चाहिए, और दूसरे केस में अगर m 100 है तो k को 100 होना चाहिए। दूसरे बिट में दिया है j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो हो सकता है कि j 95 हो और k 90 हो, अगर k 100 है तो j 101 हो, ये दोनों ग्रेटर हैं, या फिर J भी 90, K भी 90, J भी 100, K भी 100, ये सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं यहां पर हमें कंक्लूजन्स में क्या दिया गया है। J डॉलर M, डॉलर मींस ग्रेटर देन, तो J ग्रेटर देन M, J की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं भाई, या तो 95 है या 101 है, M की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं 90 या 100। अब पक्का तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि J 95 हो और M 100 हो, पॉसिबिलिटी है, तब तो नहीं कह सकते ना कि J इज ग्रेटर देन M, तो इसका मतलब 1 डज नॉट फॉलो। 2 देखें, J एट द रेट M, एट द रेट मतलब इक्वल टू, सो J इक्वल टू M। देख सकते हैं कि J और M इनका कोई कंपैरिजन दिया नहीं गया भाई, J और M हो सकता है दोनों 100 हो, लेकिन J हो सकता है 95 हो और M 100 हो सकता है कि J 101 हो और M 100 हो सकता है J 95 हो और M 90 हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। तो J और M के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन या कंपैरिजन हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो J इक्वल टू M कहना गलत होगा, तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, चॉइस D हमारा सही उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B डॉलर N, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, तो B इज ग्रेटर देन N, N स्टार R, तो स्टार का मतलब निकल कर आ रहा है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो N इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू R, R एट द रेट K, एट द रेट का मतलब निकल कर आ रहा है इक्वल टू, तो R इक्वल टू K। मेरे ख्याल से ये तो सीधा सीधा बन जाना चाहिए, B इज ग्रेटर देन N, पहला स्टेटमेंट, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, दूसरा स्टेटमेंट, R इज इक्वल टू K, ये तीसरा स्टेटमेंट हुआ। अगर आप चाहें वैसे तो डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए आप इनको वैल्यूज असाइन कर दें। B है 100 तो N को ले 90, सो दैट 100 इज ग्रेटर देन 90,
n इज ग्रेटर देन r या फिर इक्वल टू r। अगर n ग्रेटर देन r है तो r को ले लें 80, जिससे कि k भी बन जाएगा 80, क्योंकि r और k बराबर हैं। या फिर n है 90 और ये बराबर है r के, विच विल बिकम 90, और इसकी वजह से k विल ऑल्सो बिकम 90। लेकिन फिर भी यहां पर b जो है ये इन तीनों से बड़ा ही होगा। अब इसके बेस पे देखें जरा कंक्लूजन्स क्या दी गई हैं। KCN, ये जो C का सिंबल है, ये आपको बता रहा है कि आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, सो घुमाना होगा, सो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। देखिए ये वाला, देखिए सिंबल, q बाद में आ रहा है और p पहले आ रहा है। उल्टा कर दें, q पहले कर दें, p बाद में कर दें। देखिए इक्वेशन बनाने में आपको सुविधा हुई जब आपने ग्रेटर देन सिंबल का ही सिर्फ इस्तेमाल किया। लेस देन सिंबल को भी आप उल्टा करके साइड्स चेंज कर दीजिए लेटर्स की, और सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल कीजिए, काम आसान होगा। तो n इज ग्रेटर देन k आपको यहां पर दिया गया है। n आपने यहां पर हर केस में लिया है 90, तो k क्या आ रहा है? तो एक केस में 80 आ रहा है और दूसरे केस में 90 आ रहा है। तो या तो n ग्रेटर देन है k के, या फिर n इक्वल टू है k के। ये तो बिल्कुल सही आ रहा है जी। तो कंक्लूजन 1 इज ट्रू। कंक्लूजन 2 जांचें। b डॉलर k, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, तो b डॉलर k, b ग्रेटर देन k। b की वैल्यू आपने दोनों केसेस में यहां पर ली है 100, और k की वैल्यू आपने अगर 80 ली है तो भी 100 80 से ग्रेटर है, अगर 90 ली है तो भी 100 90 से ग्रेटर है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कंक्लूजन 2 जो है वो भी ट्रू है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। चॉइस E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। JCK, तो J इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू K, उल्टा कर दें, K इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू J। K डॉलर N, K इज ग्रेटर देन N। N स्टार D या N एस्ट्रिक्स D, N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। चलिए कंबाइन करने की कोशिश करते हैं इसको। भाई पहले में है K इज ग्रेटर देन J, और दूसरे में है K इज ग्रेटर देन N। अब ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि J और N के बीच में कोई कंपैरिजन दिया ही नहीं है, तो इसीलिए 1 और 2 जो भी स्टेटमेंट्स थी इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। लेकिन N इज ग्रेटर देन D को हम यहां पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू D को हम यहां पर कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कि हम इन तीन स्टेटमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक बार फिर इनको वैल्यूज दे दें। K इज 100, तो अगर तो J से बड़ा है K तो J हो गया 90, अगर तो बराबर है तो J हो गया 100। K को हम 100 मान चुके हैं। ग्रेटर देन N है फॉर श्योर, तो N को मान लें 90, ग्रेटर देन आ गया। या क्योंकि आप J को ये वैल्यू असाइन कर चुके हैं 90, तो बेटर है आप कोई और वैल्यू दें, 95 to 85। क्यों? क्योंकि J और N का कंपैरिजन आपको नहीं दिया गया। J बड़ा है या N बड़ा है, ये तुलना नहीं की गई। तो अगर J 90 है तो एक वैल्यू आप उससे बड़ी लें 95, और एक वैल्यू आप उससे छोटी लें 85। अगर J 100 है तो हम K को ऑलरेडी 100 ले चुके हैं, इसीलिए हम N को 101 नहीं ले सकते। तो इन्हीं वैल्यू से काम चल जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू D, अगर तो N D से ग्रेटर है तो D की वैल्यू आप साफ साफ ले लें 70। अगर तो N इक्वल टू है D के, इक्वल टू है तो 95 to 85 कोई भी वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू N की होगी वही वैल्यू D की होगी। तो कंक्लूजन्स को एक बार जांचते हैं। J%N, परसेंटेज का सिंबल यहां पर बताता है स्मॉलर देन, तो उल्टा करना होगा। J लेस देन N, उल्टा कर दें, N ग्रेटर देन J। आइए जांचते हैं। अब जैसे हम पहले यहां पर देख चुके हैं, हो सकता है कि J जो है वो 90 हो। अगर N 95 है तो N J से बड़ा है, अगर N 85 है तो N J से छोटा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता पक्के तौर पर कि J और N का क्या रिलेशन है। इनकी वैल्यूज का कंपैरिजन किस प्रकार करें जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है इनकी कंपैरिजन के बारे में। तो कंक्लूजन 1 इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। D%K, अब परसेंट क्या है? स्मॉलर देन, तो D स्मॉलर देन K है, उल्टा कर दें,
के ग्रेटर देन डी। आपने के यहां पर लिया है 100 तो डी लिया है 70। सेकेंड केस में भी आपने के लिया है 100 तो भी आप डी ले रहे हैं 95 से 85 के बीच में। दोनों ही केसेस में 100 इज ग्रेटर देन 95 टू 85, या फिर कह सकते हैं 100 इज ग्रेटर देन 70। सो दोनों ही केसेस में के इज ग्रेटर देन डी निकल कर आ रहा है। सो कंक्लूजन 2 इज डेफिनेटली ट्रू। सो चॉइस बी हेयर विल बी द करेक्ट आंसर।